दिल्ली की तमन्ना वो बिस्मिल की जुबानी याद आती है। गांधी के बेटों अहिंसा के पुजारियों सुन लो, अरे सत्तू ललकारता है रण में तो सिर्फ भवानी याद आती है। नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू करवा रहे हैं जो राष्ट्रीय कवि है और अपनी बात को बेबाकी से लोगों के सामने रखने पर ख्यात है। मंचों से वे अपनी बात को बखूबी रूप से वीर रस के कवि के रूप में पहुंचाते हैं और जब वे बोलते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ है मुकेश मोलवा जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम में। हम शुरुआत आपकी वीर रस की कविता से ही चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपकी कविता से ही रूबरू करवाएं। ये धरती महर्षि अगस्त्य की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। आपकी इस कविता से ही समझ आता है कि आप अपनी बात को बखूबी और बेबाकी से प्रस्तुत करते हैं। रोंगटे तो खड़े हो ही जाते हैं आपकी कविता सुनकर। लगभग 500 से अधिक कार्यक्रम मंचों से आपने किए हैं। कब से शुरू हुआ ये सफ़र? सफ़र 2011-12 से प्रारंभ हुआ, जो माँ शारदा की कृपा से अनवरत जारी है। कितने मंचों का अब तक आप सामना कर चुके हैं? मंचों का ऐसा कुछ लेखा जोखा तो नहीं रखा, हाँ, पर 500-700 कार्यक्रम तो किए होंगे। साहित्य में भी रुचि है और गौ माता पे आपने एक पुस्तक भी लिखी है, देनु ही धर्म। उस पुस्तक के बारे में बताइए कि कब लिखी है और क्या उसमें समावेश है उससे? मंचों पर जब मैं आया, मंचों पर आने के बाद में मैंने देखा कि कुछ कवि ऐसे हैं जो गौ माता पर हमारे बीच में आकर कविताएं पढ़ते हैं, जिनका गौ माता की रक्षा से, गौ सेवा से कोई लेना देना नहीं होता। वो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं कि हम गौ माता के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन बस वो लिफाफा लेने तक सीमित थे। तब अंदर से ईश्वर ने एक प्रेरणा दी कि क्यों न गौ माता के लिए कुछ किया जाए या कुछ लिखा जाए साहित्य में। फिर शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सानिध्य रहा और साधु संतों ने आशीर्वाद दिया। फिर लिखना प्रारंभ किया धेनु ही धर्म। तो प्रारंभ में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लिखूं, क्या करूं, लेकिन जब धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, वेदों पुराणों का, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उस अध्ययन करने के समय में सारी चीज़ें आती गई कि क्या करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले एक ऋषि सर्ग बनाया। ऋषि सर्ग में हमारे किन किन ऋषि ने गौ माता के लिए क्या क्या किया उसका उल्लेख है। फिर नृप सर्ग है, जिसमें किस राजा ने क्या किया है, लोक देवताओं ने उसमें क्या किया है। फिर ग्रंथ सर्ग है, जिसमें वेदों पुराणों का है। फिर देवी देवताओं ने क्या किया उसके लिए अलग से सर्ग है। फिर भगवान कृष्ण ने का तो पूरा जीवन ही गौ माता को समर्पित रहा, तो कृष्ण सर्ग एक पूर्ण रूप से अलग इसमें लिखा। यानी कि गौ माता का सनातन धर्म में क्या महत्व रहा, उसका वर्तमान समय में माँ शारदा ने प्रसाद के रूप में धेनु ही धर्म जो है वो मुझे। क्या बात है। पुस्तक धेनु ही धर्म तो आ चुकी है, लेकिन आगे अब और कौन कौन से पुस्तक, कौन कौन से उपन्यास शिलालेख आने वाले हैं? धेनु ही धर्म के बाद में अगली जो पुस्तक है मेरी, उसका शीर्षक है शिलान्यास। शिलान्यास जो है वो काव्यात्मक नहीं है, उसमें उपन्यास शैली में लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें बड़नगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक बच्चे की कहानी है कि वो किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों में पल्लवित होकर के संपूर्ण विश्व का एक बड़ा नेता बनता है, और वे किस तरह से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का पुनर्शिलान्यास करते हैं। राम जन्मभूमि का जो 492 बरस का संघर्ष है, उस संघर्ष को भी शिलान्यास में दर्शाने की और समझाने की कोशिश की गई है। और शिलान्यास जो है, ये शिलान्यास
केवल और केवल राम जन्मभूमि का शिलान्यास नहीं है, ये भारतीय संस्कृति किस तरह से संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने के लिए उद्धत है, किस तरह से भारतीय नौजवान पीढ़ी है वो फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, किस तरह से माननीय अशोक जी सिंघल का अनुसरण करते हुए, किस तरह से शिवाजी और महाराणा प्रताप का अनुसरण करते हुए संपूर्ण विश्व को एक नेतृत्व प्रदान करे, इस आशय के साथ लिखा गया एक उपन्यास है जो कि दिसंबर तक जिसका लोकार्पण होने की संभावना है। दिसंबर तक पुस्तक का लोकार्पण और उसमें उल्लेख राम जन्मभूमि का भी है। 2024 में राम जन्मभूमि राम मंदिर तैयार होना है और लोकसभा का चुनाव भी उस समय होगा, तो कितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? चूँकि आप संघ से जुड़े हुए हैं इसलिए प्रश्न करना चाहूँगा मैं उससे। देखिए 2024 का जो चुनाव है उसका परिणाम तो हमें दिख ही रहा है कि क्या होगा, और जहाँ तक सवाल है राम जन्मभूमि का, तो मेरा यह मानना है कि वो तो लगभग बन ही चुका है। अब बात कृष्ण जन्मभूमि की होनी चाहिए। जी अब वो तो बन ही गया है, लगभग संपूर्ण हो ही गया है। उसके पहले 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे, उसके बाद में फिर अनेकों राज्यों के चुनाव आएंगे, उसके बाद में लोकसभा का चुनाव होगा। तो ये देश तो ये चाहता है कि उसके पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी शिलान्यास हो जाए या उसका भूमि पूजन हो जाए। काव्य की बात करें, रचनाओं की बात करें, साहित्य की बात करें, तो एक दौर था जब इसकी ओर लोगों का आकर्षण ज़रूर हुआ करता था, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप और ये आने के बाद एक युवा वर्ग ज़रूर कट सा गया था। लेकिन अब एक बार फिर हमें लगता है कि एक बार साहित्य की ओर युवा वर्ग का रुझान फिर देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि आने वाला समय क्या साहित्य का लौटेगा? क्योंकि जो एक सेचुरेशन लेवल जो हम देख रहे हैं कि साहित्य के प्रति लोगों का रुझान कम हुआ था, क्या लगता है कि आने वाला समय एक बार फिर साहित्य की ओर लौटेगा युवा वर्ग? जी बिल्कुल, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि साहित्य तो उतना है जितना था। साहित्य में हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य के प्रति रुझान कम हुआ, लेकिन आप देखिए पहले क्या होता था कि पुस्तक की दुकान पर युवाओं की भीड़ होती थी। अब वो पुस्तकें सारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होती है, तो वो घर बैठे ही उस पुस्तक का अध्ययन करता है। और युवा साहित्य के प्रति, साहित्य की यदि बात करें तो पहले संस्कृत भाषा के साहित्य हुए, उसके बाद में प्राकृत भाषा के हुए, फिर पाली भाषा के हुए, फिर ब्रज अवधि के हुए, और उसके बाद में फिर हिंदी भाषा का दौर चला। तो ये क्रम बदलता जाएगा। हो सकता है कि हर व्यक्ति को उस लेवल की संस्कृत नहीं आती हो, उस लेवल का उसको हिंदी नहीं आती हो, लेकिन साहित्य का जो सृजन हो रहा है उसका अध्ययन तो इस देश का युवा करता ही करता है। अध्ययन हो रहा है, लेकिन किताबों पे नहीं, अब लैपटॉप और मोबाइल पर हो रहा है। आपका ये कहना है? हाँ जी। आगे वाला दौर, क्या ये साहित्य का जो निर्माण है उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा? क्या लगता है कि मोबाइल से लोग लाइब्रेरी में जाते हुए नज़र आएंगे? कोविड के यदि 2, 3, 4 सालों की बात की जाए तो इन सब चीज़ों से लोग दूर हो गए, लैपटॉप की तरफ, मोबाइल की तरफ ज़्यादा आ गए। तो क्या साहित्य हाथों में नज़र आएगा आपको? क्या लगता है इसमें? ये है कि स्वरूप भले ही बदल सकता है, लेकिन किसी न किसी रूप में जो साहित्य है वो जनमानस तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। हो सकता है कि वो पुस्तक के रूप में न पहुँचे कर डिजिटली पहुँचे, वो हो सकता है कि किसी ग्रंथ के रूप में न पहुँच कर के लैपटॉप में किसी लैंग्वेज के रूप में पहुँचे, लेकिन साहित्य जनमानस तक, हर घर तक जो पहुँच रहा था वो पहुँचेगा और पहले से अधिक संख्या में पहुँचेगा। कुछ बातें राष्ट्रीय कवि के जीवन की ओर भी हम लोग जानना चाहेंगे कि धार के गांव में जन्म हुआ और इंदौर में अब लगातार अपने साहित्य का सृजन आप लोग कर रहे हैं। तो ये धार के गांव से लेकर इंदौर तक का सफ़र किस तरह रहा? कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपने पढ़ाई किया और कब इंदौर आए? देखिए, मैं धार जिले के सरदारपुर तहसील के रतनपुरा में मेरा जन्म हुआ। मैं एक ऐसे विद्यालय से पढ़ा, अमझेरा एक रियासत हुआ करती थी, वहाँ के राजा बख्तावर सिंह जी इस मालवा के 1857 की क्रांति के पहले शहीद माने जाते हैं। उनके नाम से वो शासकीय विद्यालय, वहाँ पर मेरा अध्ययन हुआ। और वहाँ चूँकि बख्तावर सिंह जी की गाथा हम उस दीवारों में ढूंढते थे,
हमने कितनी बार उस नाग के दर्शन किए जो अद्भुत हुआ करता था, हमने किए खुद। लोग कहते हैं कि ये प्राचीन काल से वहाँ पर है। फिर गुरुजनों से बलिदानियों की गाथा हम सुनते रहे, बस वहीं से लेखन प्रारंभ हुआ। उसके बाद धार पढ़ने आए, धार के बाद में हम इंदौर आ गए। इंदौर आने के बाद में MBA भी किया, जॉब भी की, लेकिन ईश्वर ने नियति यदि साहित्य के रूप में क्षेत्र में लिखी थी तो वो रुझान इस तरह से साहित्य के प्रति बढ़ता गया और आज आपके सामने है जो भी है। इंदौर में ट्यूशन भी पढ़ाई बच्चों को, और साहित्य में अब लेखन में अच्छा यदि बात की जाए तो 3 पुस्तकें आप लगातार अभी आने पर है फ्लोर पर, 1 पुस्तक आप लिख चुके हैं। तो ट्यूशन से साहित्य की ओर, कवि सम्मेलन के मंचों की ओर, इस तरह का रुझान कब से शुरू हुआ है ऐसा इंदौर में? ये रुझान तो 2006 जो है, उसके बाद पुस्तक लेखन का तो 2012 से हुआ, लेकिन साहित्य और मंचों पर जो था, छोटे मोटे मंचों का हम 2006 से कभी कभार कोई मंच मिलता था उसमें कुछ कविताएं पढ़ लेते थे, लेकिन फिर समय नहीं मिल पाता था तो साहित्य के क्षेत्र में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन फिर जब देखा कि साहित्य के क्षेत्र में भी अपना भविष्य बनाया जा सकता है तो फिर पूरी तरह से कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य मिला। इसमें गोविंद जी राठी बहुत बड़ा नाम है, उनका सहयोग मिला और फिर उन्होंने धीरे धीरे मंच, और मंच के साथ में जब उस समय शायद 2011 की बात है, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब हिंदुस्तान के बहुत कम कवि लोग थे जो उन्हें मतलब मंचों पर उनकी जो लोकप्रियता को कैसे क्या करना। उस समय ईश्वर ने 2 पंक्ति दी थी कि यदि समझना है भारत माता के दर्द को तो दिल्ली की गद्दी पर बिठा दो मोदी जैसे मर्द को। इस कविता के बाद में मुझे ज़्यादा मंच मिलने लगे 2011 के बाद। मतलब उस समय तक तो मोदी जी कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे वो चीज़ें भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस समय भी हम मंच पर ये चीज़ें प्रारंभ कर दी थी हम लोगों ने। कविताएं और साहित्य बरकरार है, लेकिन मंच ओझल हो गए हैं। कोविड के यदि 2 सालों की बात की जाए तो अब मंचों पर जो कार्यक्रम हुआ करते थे, जो महफिलें जमा करती थी, जो लोग अथाह नज़र आया करते थे, वो अब कम हो गए। क्या वो दौर लौटेगा? देखिए, कोरोना जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही दौर फिर से लौटेगा। हम तो आशावादी लोग हैं, हमने कभी भी आशा तो छोड़ी ही नहीं है। और मैं भी देख रहा हूँ कि दूसरी लहर के बाद फिर से जिस तरह से मंच प्रारंभ हुए हैं, कुछ सीमित संख्या में हुए हैं, वो हजारों की भीड़ नहीं है, लेकिन जिस तरह का प्रारंभ हुआ है ऐसा लगता है कि ईश्वर इस गणेश उत्सव से, इसका श्री गणेश हुआ है तो जगदम्बा नव दुर्गा तक आते आते हो सकता है कि इसमें अधिक वृद्धि हो जाए। तीसरे लहर की आहट है, उम्मीदें बरकरार हैं। क्या लगता है सर कि ये जो उम्मीदें हैं ये कितनी सार्थक होगी? क्योंकि हम यदि एजुकेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। साहित्य की बात करें तो हम ऑनलाइन पर चले गए। कवि सम्मेलनों की बात की जाए तो सारे कवि सम्मेलन ऑनलाइन हो रहे हैं। मंचों का दौर हम आशा जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये लौटेगा, किस तरह से लौटेगा? दूसरे दौर की, कोरोना की बात की जाए तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस लेवल पर कोरोना आएगा। तो एक कवि हृदय क्या कहता है कि यह दौर बदलेगा? क्या मन में कुछ कविताएं के रूप में आता है कि ये दौर कैसे बदलेगा? देखिए, ये दौर तो बदलेगा ही बदलेगा। कारण है कि भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जिसने सर्वाधिक वैक्सीनेशन किया है। और आज भी 17 सितंबर हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म महोत्सव वैक्सीनेशन के रूप में मनाया जा रहा है। जिस तरह की जागरूकता हमारे देश में, हम इंदौर की बात करें तो लगभग प्रथम डोज तो लगभग हर किसी को लग चुका है, संपूर्ण हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है। इंदौर ने रिकॉर्ड भी कायम जी। तो उस तरह से पूरे भारत की स्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे महामारी थी, महामारी आई, उसने अपना रूप दिखाया, स्वरूप दिखाया, लेकिन फिर से जो है स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। कोविड काल के इस दौर में कुछ मन में आता है, 4 लाइन पंक्तियाँ कुछ जो आपने लिखी हो कि इस दौर से हम किस तरह से उभरेंगे? कुछ
सुनाना चाहेंगे आप? ऐसा कि पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यग्र व्यथित शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब दो कोड़ी के, मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा, मैं सरयू का तट। मतलब कि हमने तो वो दौर भी देखा है हमारे इस राष्ट्र ने कि राम की चरण पादुका ने शासन किया, तो ये वैक्सीन सब लगेगी और पूर्ण रूप से ये जो महामारी है ये समाप्त होगी। भामाशाह पुरस्कार, हिंदू गौरव, कवि रत्न, कई पुरस्कारों से नवाजा गया आपको। कितने पुरस्कार, कितने सम्मान मिल चुके हैं अब तक, और ये सफ़र कहाँ तक जारी रहेगा? देखिए, पुरस्कारों के लिए साहित्य की रचना नहीं होती है। ये तो क्या है कि जो एक आम आदमी बैठा है उसने यदि आपकी पुस्तक को पढ़ कर के यदि आप उसने कहा कि यार वाह यार कुछ लिख दिया, या उसने ताली बजा दी आपको सुन कर के, तो उससे बड़ा पुरस्कार कुछ भी नहीं होता है। राष्ट्रीय पशु को लेकर एक बहस चल रही है, गौ माता को लेकर, कि केंद्रीय शासन हो चाहे कांग्रेस हो, वो एक बहस का विषय बन चुका है। आपने एक पुस्तक भी लिखी है इसी पर, तो क्या लगता है कि घोषित किया जाना चाहिए या वैसे ही आराध्य है, वैसे ही पूजनीय है? देखिए, गौ माता को लेकर के जो विचार है, सनातन तो ये कहता है कि गाय पशु है ही नहीं, राष्ट्रीय पशु तो बाघ ही अच्छा है। गाय तो हमारी माता है, वो माँ जिसके लिए वो सुदर्शन चक्रधारी स्वयं नंगे पैर वन में घूमते रहे, वो राम जो अपने राजपाट सब छोड़ कर के धनुष बाण उठा लेते हैं, उस गौ माता के लिए को पशु घोषित करना, राष्ट्रीय पशु घोषित करना, ये प्रश्न ही शायद वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सनातन है क्या। सनातन में गौ माता वो माँ है, वैसे ही पूजनीय है, वैसे पूजनीय है, वो आराध्य है। और गौ माता के लिए प्रजन्य नामक देवता क्षीरधार कर्ण प्रदेश में अश्विनी कुमार, थनों में लहराते चारों समुद्र, पृष्ठ भाग में एकादश महारुद्र, ललाट में महागौरी माँ पार्वती, नासिका में कार्तिकेय देवों के सेनापति, मुख में वैदिक ऋचाओं की श्वास, जिह्वा पर साक्षात माँ शारदा का वास, जिसके सिंगों में सृजक पालन करता, मुखमंडल में वृषभ ध्वज संहरता, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिस माँ के चरणों में इंद्र धनुष आभा, जिसके वर्णों में समुद्र मंथन से कपिला काम धेनु का प्रादुर्भाव हुआ। इस सृष्टि में माँ शब्द का गौ माता से आविर्भाव हुआ, इस सृष्टि में माँ शब्द का गौ माता से आविर्भाव हुआ। सूर्य वंश के प्रतापी रघुकुल में धेनु रक्षक राम मिले, 9 लाख गायें थी नंद के घर में, तो पुत्र रूप में घनश्याम मिले। क्या बात है, क्या बात है। गौ माता पे आपने एक पुस्तक भी लिखी है, क्या इसके बारे में कुछ बताएं आप? ये धेनु ही धर्म है, और ये गो ग्रंथ लिखा तो क्या है, ये सब सनातन के लिए उस माँ शारदा ने प्रसाद के रूप में दे दिया है। इसके विभिन्न सर्ग हैं, अनेक सर्गों में सनातन के देवी देवताओं का उल्लेख है, ऋषि मुनियों का उल्लेख है, ऋषिकाओं का उल्लेख है, राजाओं का उल्लेख है, आर्ष ग्रंथों का उल्लेख है, पंथ और संप्रदायों का उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक सर्ग अलग से है। सनातन के किस ऋषि ने गौ माता के लिए क्या किया है उसका तक वर्णन इसमें है, और ये सब काव्यात्मक भी है और उसका भावार्थ भी इसमें लिखा हुआ है। जी भी नजर आ रही हैं इसमें। हाँ, क्या जी, परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी ने इस गौ ग्रंथ का विमोचन वृंदावन की पावन धरा पर किया, जिसमें बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री सोहन जी सोलंकी भी उपस्थित रहे। और मेरे जीवन का सबसे अलौकिक और अद्भुत क्षण वो था जब कोरोना की निराशा चल रही थी, उस समय में ये गौ ग्रंथ और इसका विमोचन परम पूज्य दीदी माँ ने वृंदावन में किया। बिल्कुल, साहित्य और यदि कवि के सामने, मंच के सामने यदि ताली बज जाती है तो उसका जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है और उस नई ऊर्जा के साथ में वह अपनी दूसरी कविताओं को प्रस्तुत करता है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय कवि मुकेश मोहलवा जी, जिन्होंने अपने कवि के सफ़र को बताया, साहित्य के सफ़र के बारे में हम लोगों को जानकारी दी। हम मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मुकेश जी आपने हमें समय दिया। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी शख्सियत के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।